हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट डेली न्यूज़ विद मी। एंड आज की न्यूज़ है 19 नवंबर की। सो इसमें क्या ऐड ऑन हो गया, फसल बीमा योजना न्यूज़ में है। इसमें एक फिफ्थ कवरेज ऐड हो गया है। इसके पहले हम 4 चीज़ों पे देते थे फसल बीमा, यानी इंश्योरेंस मिलता था। द फिफ्थ थिंग, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थिंग, प्रिवेंटिंग सोइंग प्लांटिंग जर्मिनेशन। आप जब कोई भी सीड्स लगा रहे रहते उस पर अगर सीड्स लगा दिया, टिल जर्मिनेट एंड ऑल, रेनफॉल की कमी हो गई, एडवर्स सीजनल कंडीशन हो गया तो आपको इंश्योरेंस मिल जाता था। फिर सोइंग टू हार्वेस्टिंग, अगेन ड्रॉट, ड्राई स्पेल, फ्लड हो गया तो आपको इंश्योरेंस मिलता था। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कवरेज, देखो अगर हार्वेस्ट करने के बाद फसल निकालने के 2 वीक्स के अंदर अंदर अगर फिर से ड्रॉट आ गया या फिर कोई फ्लड आ गया, आपकी फसल निकालने के बाद वो ख़राब हो गई, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन्स, अनसीजनल रेन ज़्यादा ही हो गया, तो आपको फसल में ये बीमा मिल जाता था। लोकलाइज कलामिटीज़ प्रोटेक्शन, हर एरियाज़ में अलग अलग कलामिटीज़ होती हैं, तो उनके वजह से भी अगर फसल ख़राब हो गया तो अब तक इतनों पे मिलता था। फिफ्थ कवरेज हैज़ बीन एडेड दैट अगर वाइल्ड एनिमल्स के खाने के वजह से, अटैक करने की वजह से कोई लॉस हुआ तो ये भी अब फसल बीमा योजना के अंडर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी नाबार्ड का भी पेपर आ रहा है ना, रिसेंटली आएगा ही। तो फसल बीमा योजना पहले पढ़ लेते हैं कि वो होता क्या है। 2016 में लॉन्च हुआ था फसल बीमा योजना, मोदी गवर्नमेंट के 2 साल बाद। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, CSS है, यानी स्टेट देगी 50% और सेंटर देगी 50%, ठीक है। 90-10 का रेशियो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। ये देखो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। कितना इंश्योरेंस मिलेगा, मैंने अभी बताया। ये स्कीम क्या होती है, इंश्योरेंस कवर करती है अगर डैमेज एंड ऑल ये सब होता है, या फिर आप कोई नई प्रैक्टिस ला रहे हो, इनोवेशन ला रहे हो तो भी होता है। अब कितना इंश्योरेंस देती है, इंश्योरेंस मिलेगा फॉर खरीफ क्रॉप्स 2%, राबी क्रॉप्स 1.5%, राबी क्रॉप की फसल अगर वो ख़राब हुई। हॉर्टिकल्चर्स एंड कमर्शियल, यानी नए नए प्रैक्टिसेस लाना, इसके लिए 5% है। ओके, अब देखो कौन नोटिफाई करता है कि वल्नरेबिलिटी क्या होगी, कौन सा क्लाइमेट ये होगा, तो ये स्टेट अपने अपने एरिया में बताएगी कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। और जब जब लॉस होगा तो फार्मर को उसके 72 आवर्स में, ठीक है, 72 आवर्स में बताना पड़ेगा, यानी 3 दिन। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट रिकॉल स्ट्राइकिंग डाउन एक्सपोज फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। ये क्या था, एनवायरमेंटल, देखो एनवायरमेंट क्लियरेंस किसके लिए होता है, जैसे ये न्यूज़ मोस्टली इसके बारे में कि अगर आपने कोई लैंड लिया, उस पर कोई बिल्डिंग बना दिया, तो ये बिल्डिंग बनाने या फिर कंस्ट्रक्शन कुछ भी करने से पहले आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेना पड़ता है, ठीक है। पर पहले का एक लॉ था कि अगर आपने बनाना ही शुरू कर दिया है, या फिर वो बिल्डिंग्स नॉट, वो प्रोजेक्ट्स जो शुरू हुई हो गए थे इस लॉ के आने से पहले, वन शक्ति नहीं है, जजमेंट आया था उसके आने से पहले, तो आप मतलब वो बिल्डिंग्स को हम डिमोलिश नहीं कर सकते। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक कर दिया है, स्ट्राइकिंग डाउन एक्सपोज फैक्टर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। देखो क्या है, व्हाट इज़ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, पहले ये देख लो, दिस इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट। Environmental clearances is required for projects that can be significantly impact the environment. Any project which is environment के लिए, मतलब फॉरेस्ट निकालना हो या फिर कुछ भी हो, इसमें क्या होता है, एनवायरमेंटल नोटिफिकेशन 2006 आया था, उसके अंदर 39 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जुड़ी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 39 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंडर, ठीक है। इन 39 एक्टिविटीज़ के लिए आपको लेना ही पड़ेगा एनवायरमेंटल। एग्जांपल, माइनिंग करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट बनाओगे, तो EC प्रायर ज़रूरी है, प्रायर प्रोजेक्ट बनाने से पहले। कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट, देखो प्रोजेक्ट A और B में पार्ट होता है। कैटेगरी A प्रोजेक्ट क्या होती है, जो सेंट्रल लेवल कंसिडर्ड एट द सेंट्रल लेवल इन मिनिस्ट्री, मतलब आपको सेंट्रल से ये मांगनी पड़ती है ऐसे प्रोजेक्ट्स का एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सेंटर से आपको क्लियरेंसेस मांगनी पड़ती है। वो प्रोजेक्ट्स कैटेगरी बी में आती है जो कि स्टेट लेवल से आपको मांगनी पड़ती है, उनकी अथॉरिटीज़ से मांगनी पड़ती है। दिस इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है।
अब previously common cause Supreme Court held that the concept of X is completely alien to environmental jurisdiction. Anyways, not that important. Environmental clearances act समझा ना कि इसमें 39 लिस्ट होती हैं, ठीक है, और फिर सेंटर कैटेगरी A B में डिवाइडेड है. दैट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट. 2006 का है नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0. अरे बहुत ज़्यादा न्यूज़ मतलब हर बार पढ़ते ही रहता है. द यूनियन मिनिस्टर लॉन्च सेकेंड वर्जन ऑफ NACP, ठीक है, NAP-AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. क्या होता है अबाउट NAP-AMR? इट बिल्ड्स द गैप आइडेंटिफाइड इन द फर्स्ट नेशनल, जो हमें क्या पढ़ना है, मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ AMR कब लॉन्च हुआ था? फर्स्ट वाला कब लॉन्च हुआ था? 2017 से लेकर 21 तक, ठीक है, 4 साल तक ले था. अलायंस ग्लोबल एक्शन प्लान ऑफ एंटी माइक्रोबियल बाय WHO, यानी 17. हमने अभी क्या पढ़ा था? फसल बीमा योजना 16 में आया था. एंटी माइक्रोबियल प्लान कब आया था? 17 में आया था, ठीक है. स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स फॉर स्टेक होल्डर मिनिस्ट्री टू बजट एनेबल इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? When microorganisms such as bacteria, virus, fungi, parasites evolve mechanism to resist the drugs designed to kill them. AMR क्या होता है? आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें जब अटैक करती हैं तो एक ऐसा ड्रग जो इनके अगेंस्ट काम करे, इनको किल करे, एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब के एंटी रेजिस्ट करने वाला ड्रग्स होते हैं. ओके. Global health trend, it is associated with 4.9 million deaths a year globally, 1.27 deaths are directly, ये सब पढ़ते जाना. AMR weakens productivity and increases financial losses, है ना. threatening national, अगर आपके अंडर वो सेल्स ही नहीं बन रहे, WBCs ही कमज़ोर हो जा रहे AMR डिजीज़ की वजह से, माइक्रोब्स का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं बन रहा है. माइक्रोब का रेजिस्टेंस बनना चाहिए पर अब एंटी माइक्रोब रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है. तो इट इज़ वन ऑफ द थ्रेटनिंग डिजीज़, खाली यही बात कर रहा है, तो इसीलिए हमें देखना है और ध्यान देना है इस पर, यही बात कर रहा है, ठीक है. तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट था आर्टिकल में? दैट सबसे पहला प्लान कब था? 2017 टू लेकर 2021. दैट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट. 2020 का प्लान कब 2.0 कब हुआ? अभी 2025 में टू 2029 चलेगा. 4 साल के लिए चलेगा सेकेंड वर्जन. देखो ना, सेकेंड वर्जन आया है ये 2025 टू 29. पहला वर्जन हमें याद रखना है, नेशनल एक्शन प्लान, ये याद रखना है, ठीक है. और क्या याद रखना है? मेंस के लिए हेल्थ रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उसमें लिख देना कि AMR लीड्स टू डेथ ऑफ 4.95 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर, है ना. यही बस, दैट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट. बोथ PT एंड मेंस दोनों के लिए बता दिया. देखो, मल्टीपल डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च टू मॉडर्नाइज द वेयर हाउसिंग एंड बूस्ट PDS ट्रांसपेरेंसी. PDS क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इसके अंदर क्या आता है? हमने अभी पढ़ा अंत्य अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना 2000 इसमें निकला था ना. PDS क्या होता है? हम जब ऑलमोस्ट शॉप्स जो होते हैं उनके थ्रू जब हम राशन एंड ऑल ये सब बेचते हैं, दैट इज़ PDS, ठीक है. दैट इज़ PDS. कम दामों में जो फेयर शॉप्स खुलते हैं, NCERT पढ़ोगे उसमें बहुत अच्छे से दिया है 9th क्लास की. देखो, यूनियन मिनिस्टर कंज्यूमर फूड एंड अफेयर्स वाले मेजर डिजिटल इनिशिएटिव कि हमें वेयर हाउसिंग को बेटर बनाना है, अपने सप्लाई चेन सिस्टम्स को बेटर बनाना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है PDS सिस्टम में, है ना. ये हमारा मेजर कॉज है कि हमारा लॉजिस्टिक्स बेटर नहीं है या फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ बेटर नहीं है, इसीलिए बहुत सारे हमने फूड ग्रेन्स हमेशा ख़राब होते हुए देखा है. तो देखो, इनिशिएटिव क्या क्या लॉन्च हुए? भंडारण 360 इंट्रोड्यूस बाय सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन. इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड ERP प्लेटफॉर्म विच इंटीग्रेट्स HR, फाइनेंस, वेयर हाउस मॉनिटर, ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वेयर हाउस ऑपरेशन. भंडारण 360 समझा? वेयर हाउसिंग का पूरा मॉनिटरिंग करते वक्त कि कब एक वेयर हाउस है जहाँ पे ग्रेन्स आते हैं
कब आया, कब यहाँ से गया, कौन सा एरिया है जो खाली हुआ है, ताकि नए और ग्रेन्स वहाँ पे रख दिए जाए। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है। और कौन है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग, स्मार्ट एग्जिम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मिशन वेयर हाउसिंग सिस्टम, ठीक है। ये भी CWC, कंटेनर फ्रीड स्टेशन, नथिंग इम्पॉर्टेंट। ऐसे आप खाली ये लिख सकते हो मीन्स रिलेटेड, कि हमने फूड सिक्योरिटी का टॉपिक आता है ना, फूड सिक्योरिटी के टॉपिक में हम देखते हैं लॉसेस ऑफ फूड ग्रेन्स बहुत होता है। क्यों? क्योंकि वेयर हाउस नहीं है। तो आप ये लिख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ AI we have launched many digital initiatives to modernize warehousing operations, ठीक है। warehousing के operations को modernize, example भंडारण 360, अन्न दर्पण, ठीक है। अन्न दर्पण introduced by FCI, a new microservice based mobile platform that replaces depot online system। ये सारी चीज़ें आपको खाली ये नाम याद रखना है, मेंस में यही काम आएगा। और ये PT काम का तो है नहीं। आशा प्लेटफॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च आशा, अन्न सहायता होलिस्टिक AI सोल्यूशन। अगेन AI बेस्ड प्लेटफॉर्म अलाउज बेनिफिशियरी टू शेयर देयर फीडबैक ऑन राशन, ठीक है। आशा प्लेटफॉर्म पे आप फीडबैक दे दो अपना। अन्न सहायता होलिस्टिक AI सोल्यूशन। और अन्न दर्पण एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है। डीपोट ऑनलाइन सिस्टम इंटीग्रेट्स प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मूवमेंट, सेल्स, डिलीवरी, जो भी है। देखो, प्रमोट्स इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम प्लस वेयर हाउसिंग इकोसिस्टम। अब इम्पोर्टेंट क्या है? मॉस्पी रिलीजेस NIC, ठीक है, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025 सॉरी। वॉट इज़ इम्पोर्टेंट कि इसको लॉन्च कौन करता है? नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन को मॉस्पी, ठीक है। NIC is a fundamental tool of statistical survey census, nothing important. Updates the previous NIC of 2000। क्यों important? ये आर्टिकल इस चीज़ के लिए है, PT के लिए इम्पोर्टेंट है, नथिंग फॉर मीन्स, बिल्कुल भी मीन्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या है कि सबसे पुराना NIC यानी नेशनल इंडस्ट्रीज़ क्या क्या होता है, ये कब आया था? 2008 में। उसका अब और सबसे पहले कब आया था? 1962 में। याद रखो, 1962 में आया था फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। उसके बाद कई साल आया, और फिर हमारा जो अभी 2025 में आया, 2025 से पहले ये आया है 2008 में आया है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुआ था, ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, तब की बात है। कौन लॉन्च करता है? मॉस्पी, इन अलाइनमेंट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, रिवीजन 5 डेवलप्ड ऑफ UN स्टैटिस्टिक डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे मेजर चेंज क्या दिया? इट मूव्स फ्रॉम 5 डिजिटल कोडिंग स्ट्रक्चर ऑफ NIC टू 6 डिजिटल कोडिंग, नथिंग, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पर सिर्फ रीड करने के लिए। recognition of indigenous sectors as आयुष बेस्ड हेल्थ केयर। पहले हम लोग बोलते थे इंडिजीनियस सेक्टर्स मतलब पुरानी दवाइयाँ, ये सारे टाइप ऑफ सेक्टर्स, अब हम उसको बोलते हैं आयुष बेस्ड हेल्थ केयर। रीन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, ई-कॉमर्स, ये भी इंक्लूड हो गया है। 2008 तक इनकी कोई बात ही नहीं होती थी ना, AI सेक्टर्स, फिनटेक, ई-कॉमर्स, अब ये भी हो गया है। इंडस्ट्रीज़ में AI इंडस्ट्रीज़ हो गया है, फिनटेक इंडस्ट्री, ई-कॉमर्स, रीन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज़, ओके। तो अब ये क्यों ज़रूरी भी था? क्योंकि हमने नई नई टेक्नोलॉजीज़ देखी है, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ते हुए देखी है, एनवायरनमेंट के ऊपर जाते हुए हमने आपको देखा है, तो इंटरमीडिएटर सर्विसेज, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, ओके। अब देखो, पर्सन इन न्यूज़ में कौन आ गया? तेग बहादुर साहब, ठीक है। महाराष्ट्र सिख कम्युनिटी टू मार्क 350 मेट्रिडम एनिवर्सरी ऑफ तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। कितने हो गए? 350 ईयर्स हो गए। बॉर्न इन अमृतसर 1621 टू 1675, अमृतसर में है। यंगेस्ट चाइल्ड कौन से किसके टाइम में थे ये? बोलना ज़रा हिस्ट्री में। औरंगजेब, ही वॉज 9 सिख गुरु, है ना, 9वें थे। इसके बाद 10वें कौन थे? सबसे ईजी, ग्रेट वॉरियर एंड ऑल, ही वॉज फाउंडेड द टाउन ऑफ चक नानकीन, पंजाब आता है। enlarge into the city of श्री आनंदपुर साहिब, जो आज श्री आनंदपुर साहिब सिटी है ना, वही चक नानकी, उनके फाउंडर ये थे। हिंद दीप चदर,
ही क्राउंड द रेयर ऑनर विद द रेयर ऑनर ऑफ हिंदी चदर। हिंदी चदर किसको ऑनर दिया जाता है? तेग बहादुर को, ठीक है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ऑल, ही फॉट अगेंस्ट सुपरस्टिशंस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो जो हम कहते हैं ना वो रेनेसा वाला हम लिखते हैं, मॉडर्न डे रेनेसा, राजा राम मोहन रॉय, तो उसमें एक लिख दो तेग बहादुर सप्रू का वे। ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट सुपरस्टिशियस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। सिर्फ गांधी जी थोड़ी ना लड़ रहे थे, या फिर राजा राम मोहन रॉय ही थोड़ी ना एनलाइटनमेंट पीरियड में थे। अब से तेग बहादुर सप्रू का भी लिख दो, स्पिरिचुअल लीडर थे, है ना। नेशनल वाटर अवार्ड्स लॉन्च हुआ है। नेशनल वाटर अवार्ड्स कैटेगरी ऑफ बेड स्टेट्स, महाराष्ट्र हैज़ बीन रॉन्ग फॉलोड बाय गुजरात एंड हरियाणा। कैसे याद रखोगे? महाराष्ट्र यहीं पे गुजरात है और ऊपर हरियाणा है, ठीक है। पर दो मेन इंपॉर्टेंट कर लेना। तो इसमें कैसे 10 कैटेगरीज आती हैं। दिस इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर ये पीटी के लिए मुझे नहीं लगता पीटी में कभी भी पूछेगा, दूसरे स्टेट लेवल से फिर एग्ज़ाम से पूछ लेगा। महाराष्ट्र है, गुजरात है, देन कम्स हरियाणा। कितने कैटेगरीज होता है ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 10 कैटेगरीज होता है। बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज़, पंचायत है तो अर्बन लोकल बॉडीज, स्कूल और कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज़ भी, जो कि अभी मॉस्पी ने हमारा क्या किया, लॉन्च किया ना नया कोड 2008 को हटा के, सबसे पहले 1962, दैट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बस ये इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट कौन सी है? वाटर सोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रेजुविनेशन है, देख लो ये इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है। 10 कैटेगरीज खाली सुन लो नाम, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पीटी में यही आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का भी कौन सा डिपार्टमेंट? वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, ठीक है। ये बेस इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है वो ईयर जिससे कंपेयर करके हम आज का अपना जीडीपी एंड ऑल ये सब निकालते हैं, ठीक है। एज पर सम इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया हैज़ फॉलन लो ड्यू टू वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग हाई फेवरेबल बेस इफेक्ट। हमारा बेस इफेक्ट ही इतना पुराना है कि क्या करें हम। अगर कोई भी इन्फ्लेशन भी अगर अच्छा भी बताए या फिर बुरा भी बताए, हमें बोल दिया जाता है कि बेस इफेक्ट ही हमारा बहुत पुराना है, बट दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको कौन लॉन्च करता है? ग्रीन वॉच ना। ग्रीन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन प्लान, GW, ग्रीन वॉच प्लस कैन क्लाइमेट एक्शन प्लान, ठीक है। इसमें क्या है? डेनमार्क फोर्थ है, पता है ना क्लाइमेट, हाँ यही है वो रिपोर्ट। ये और एक और रिपोर्ट है जिसमें टॉप के 3 पोजीशन खाली जाती हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में कौन क्या ही कर पा रहा है, तो टॉप पे कहाँ से कोई रहेगा। 4th पोजीशन से स्टार्ट होता है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क, फिर यूके डेनमार्क बगल बगल में ही है ना, मोरक्को, ठीक है। इसमें कौन सी 4 कैटेगरीज आती हैं? ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रीन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी, ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है? 23, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी आई है? 23 आई है। टॉप 3 पोजीशन इसी की खाली जाती है, ग्रीन वॉच एंड सेंट्रल एक्शन प्लान। देयर इज़ नो नेशनल कोल एग्जिट टाइमलाइन। इंडिया के पर्सपेक्टिव पे देखते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव पे है कि इंडिया 23rd रैंक, हाई परफॉर्मर टू मीडियम 1 इन दिस ईयर्स, ठीक है। गोइंग फ्रॉम हाई परफॉर्मर टू मीडियम 1, there is no national coal exit timeline, new coal blocks continue to be, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या होता है? इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द कोडेक्स CAC 48। कोडेक्स एलिमेंटेरियन कमीशन जो भी है 48 टाइम तक आया है। व्हाट इज़ इट? लेट्स स्टार्ट दैट। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अगेन इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी गवर्नमेंट्स आती है जॉइंटली बाय FAO एंड WHO इन 1963। कब की बॉडी है? तो कोडेक्स CAC आएगा, 1963 की बॉडी है। इंडिया इज़ अ मेंबर, इनफैक्ट वो तो कमिटी का हेड बन रहा है, री इलेक्टेड एज कमिटी, ठीक है। ये क्या करता है?
कोडेक्स नाम में ही है, कंज्यूमर के हेल्थ फेयर प्रैक्टिसेस एंड ऑल, फूड ट्रेड एंड ऑल, इसीलिए तो फाओ और WHO मेंबर्स हैं, ठीक है। कितनी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं? 189 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, एंड वन ऑर्गेनाइजेशन EU, ठीक है। कितने हर साल होता है, इसीलिए री इलेक्ट हुआ है अगेन, विद सेशन ऑल्टरिंग बिटवीन जेनीवा एंड रोम। दो ही जगह पे होता है, कहाँ कहाँ पे? जेनीवा और रोम पे, इन्हीं दो जगह पे सेशंस हेल्ड होता है। अगेन कोडेक्स के बारे में हमें क्या लिखना है? इंडिया पार्ट है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। इंटर गवर्नमेंटल है, आई स्टिल बिलीव इट इज़ इम्पोर्टेंट। और 189 कंट्रीज़ है, उसमें से 180 कंट्रीज़ है एंड ये EU है। और कोडेक्स बनी किसके किसके मदद से थी? फाओ और WHO से। क्या करती है? कंज्यूमर हेल्थ, इंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिसेस एंड ऑल, ओपन टू ऑल मेंबर नेशंस एंड एसोसिएटेड मेंबर्स ऑफ फाओ एंड WHO, ठीक है। इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स, ये बताते हैं फूड स्टैंडर्ड्स कैसे होना चाहिए। हर साल मीटिंग होती है बिटवीन जेनीवा एंड रोम, इन्हीं दोनों जगह पे बैठती रहती है। गाज़ा पीस प्लान अभी ट्रम्प ने लॉन्च किया था, याद है? ट्रम्प ने तो ये UN सिक्योरिटी ने अप्रूव कर दिया है। अ US बैक्ड गाज़ा पीस प्लान proposed to end Israel Hamas conflict through ceasefire, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, बहुत ही पता नहीं कब रिलीफ देगी, गवर्नेंस रिफॉर्म एंड रिकन्स्ट्रक्शन, अगेन गाज़ा पीस प्लान किसने लॉन्च किया था? USA ने, दैट्स ऑल इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। CAC इम्पॉर्टेंट है 1963 में, और कितनी कंट्रीज़ हैं? 189। क्यों बता रही? क्योंकि इंडिया री इलेक्टेड हो गया है, यानी पिछले साल भी न्यूज़ में था पर PT में आया नहीं है अभी तक, ठीक है। आया नहीं, दूसरी बार आ जाएगा, देख लो भाई, पिछले साल भी न्यूज़ में था, इस साल भी न्यूज़ में है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में हम 23 पे गिर चुके हैं, पहले उससे ऊपर थे, ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज ये खाली जाती है। कौन लॉन्च करता है? ग्रीन वॉच एंड कैन। नेशनल वाटर बॉडी, इसमें महाराष्ट्र फर्स्ट आई है, ठीक है। अंडर द 6th, ये 6th है, 6th नेशनल अवार्ड है 2024 का। एंड गुरु तेग बहादुर का ये याद रख लेना, हिंदी चदर इनको उड़ाया जाता है इसलिए। फिर मॉस्पी ने NIC लॉन्च किया है। NIC क्यों मैं बोलूँगी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2008 के बाद पहली बार चेंज हुआ है, तो कई सालों बाद कुछ चीज़ें हुई है और अभी न्यूज़ में आया है, वापस नहीं आएगा, तो इसमें हमने नए इंडस्ट्रीज़ के और क्लासिफिकेशन डाल दिए। फिर ये सारे तो मीन्स के लिए लिख सकते हो कि लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, इन सब के लिए क्या किया जा रहा है, भंडारण, अन्न दर्पण, आशा प्लेटफॉर्म, है ना। फिर नेशनल एक्शन प्लान पहला वाला कब लॉन्च हुआ था? 2017 टू 2021, अब फिर से हुआ है 4 साल बाद, फिर से 4 सालों के लिए लॉन्च हुआ है 2025 टू 2029, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस एक्ट क्या है? इसमें कैटेगरी A B है, डिवाइडेड है। A, those clearances which should be taken from center and those clearances should be taken from state is under category B। और इसमें क्या है, कितने के टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ है? 39 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। और फसल बीमा योजना में पांच कैटेगरीज आती हैं, अब तक 4 थी, 5वीं अगेन ऐड हो गई है, अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ फार्मर्स, अगेन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, इनके खाने, इनके भी डैमेज करने की वजह से अगर आपकी फसल ख़राब हो रही है तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। कितना मिलेगा? खरीफ क्रॉप्स पे मिलेगा 2%, रबी क्रॉप्स में मिलेगा 1.5%, और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर्स पे 5%। गवर्नमेंट शेयर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2016 में लॉन्च हुई है। Okay guys, I'll take my leave and